आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मार्केट टूट चुका है। 26,000 के ऊपर जो निफ्टी चल रहा था वो 25,000 के आसपास आ गया है और यहीं पर हम खड़े हैं। वो है 50 डे मूविंग एवरेज ऑफ निफ्टी, सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये वो जगह है जहां से बाउंस बैक लेना चाहिए बाजार को और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा बाउंस बैक आएगा। लेकिन क्या बाजार अभी भी तेजी में है या मंदी में है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि अब बाजार का टेक्सचर जो बाई ऑन डिप्स था वो चेंज होकर सेल ऑन राइज हो गया है। यदि ये सेल ऑन राइज हो गया है तो हम एज ए आईपीओ इन्वेस्टर क्या करें? तो आईपीओ इन्वेस्टर किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आ गई है। आईपीओ इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जो आईपीओ में लगाता है, एसएमई आईपीओ में लगाता है, एसएमई स्टॉक्स में दिमाग लगाता है, स्पेशल सिचुएशन ट्रेड करता है, शेयर बाईबैक, ऑफर फॉर सेल, बल्क डील, बोनस स्ट्रिपिंग और डिविडेंड स्ट्रिपिंग में काम करता है। वो हुआ आईपीओ इन्वेस्टर। ये सब काम जो करता है वो आईपीओ इन्वेस्टर है, यानी कि वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। वो अपने पैसे को ज़्यादा लिक्विड में रखना चाहता है, वही आईपीओ इन्वेस्टर बनता है। और हाँ, एक खास बात क्या है, यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आईपीओ इन्वेस्टर का कि यदि बाजार खराब हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम कैश पर बैठा होता है, यानी कि उसके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत बड़ा पैसा लिक्विड पड़ा होता है, जिसके कारण यदि बाजार कभी टूट भी जाए तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उसका पैसा एटलीस्ट बैंक के सेविंग अकाउंट में या एफडी में इंटरेस्ट तो अर्न कर रहा ही होता है और साथ ही साथ जब भी आईपीओ आता है तो लगा सकता है, नहीं आता है तो चुपचाप बैठ सकता है, या कभी अपॉर्चुनिटी आ जाए तो एक साथ वो लमसम हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसा कि ज़्यादातर लोग हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही करते हैं कि जब बाजार स्ट्रेस लगता है तो आईपीओ इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जब बाजार खराब हो जाता है और आईपीओ आने बंद हो जाते हैं तो उस समय ऑटोमेटिकली नेचुरली वो बॉटम पे एंट्री करने का एक साधन बन जाता है। तो ये एक बेस्ट तरीका है आईपीओ इन्वेस्टर के लिए, या ये एक बेस्ट रीजन है कि आप आईपीओ इन्वेस्टर बनना चाहिए। अब हम देखते हैं, आप में से कई लोग कह रहे हैं कि मैं इस स्टॉक में फंस गया, मैं इसमें फंस गया, या मैंने बेच दिया अब टूट गया, क्या मैं ले लूं क्या? मेरा ऐसा मानना है कि एज ए आईपीओ इन्वेस्टर आपका काम है सिर्फ खेती करना और खेती को बेचना। लेकिन क्या आपको खेती के करने के बीच में कभी ऐसा लगता है कि इस साल मेरे प्याज ज़्यादा हो गए हैं तो क्यों ना स्टॉक कर लूं और तेजी आ जाएगी तो बेच दूंगा? जनरली कोई भी फार्मर इस तरह से नहीं देखता है। वो अपनी फसल को बेचता है और उसी पैसे से नई फसल लगाता है। वही एक आईपीओ इन्वेस्टर का काम है। तो क्या आप एक आईपीओ इन्वेस्टर हैं? तो आइए हम आईपीओ इन्वेस्टर होने के कारण आज पिछले एक क्वार्टर में, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक जितने भी आईपीओ के अलॉटमेंट मेरे खुद के पास आए हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। उनको एज ए रूल ऑफ 5, ये सिर्फ एसएमई आईपीओ की बात कर रहा हूं, रूल ऑफ 5 को यूज करते हुए विद इन 5 डेज मैंने बेचा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 डे में बेचा है, विद इन 5 डे बेचा है, लेकिन जनरली मैंने 3rd डे बेचा है, या फिर यदि कोई सर्किट में लगा तो 7th डे तक भी हो गया है, लेकिन वो एक आधी केस होगा। जनरली मैंने 3rd डे में बेचा है। 1st to 3rd डे तक ही ज्यादातर काम हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसी रही, कितना रिटर्न मिला, रिटर्न मिलने के बाद में यदि मैं आज तक होल्ड करता तो क्या होता और यदि होल्ड नहीं किया तो क्या हुआ, और साथ में क्या रूल ऑफ 5 को फॉलो करके हम कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। आइए जानते हैं इसी चीज को और सीधे चलते हैं डिटेल एनालिसिस के लिए। तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की बात करूं, इस तरह से टोटल 84 आईपीओ आए, यानी कि टोटल 84 एसएमई आईपीओ में से 33 आईपीओ में मुझे अलॉटमेंट मिला है। उन आईपीओ की परफॉर्मेंस क्या रही है वो हम बात करते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग सबसे पहले तो यहीं रुक जाएंगे कि आपको 84 में से 33 में अलॉटमेंट कैसे मिल गया। तो यहां मैं आपको बताता हूं, मेरा एक वीडियो है हाउ टू गेट कंफर्म अलॉटमेंट इन आईपीओज। ये वीडियो को जरूर देख लीजिए, वहां आपको पता लगेगा कि ये कंफर्म अलॉटमेंट क्यों मिल रहा है और उसके लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन हाँ, जो मुझे बिंदास फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, और स्पेशली जो एचएनआईज हैं उनको अच्छी तरह से पता है, जो मुझे फॉलो करने लग गए हैं। रीजन साफ है कि जब ये स्ट्रैटेजी जिसको पता लग जाती है वो तो इसे छोड़ेगा नहीं, और जो समझेगा नहीं वो ब्लेम गेम करता रहेगा। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या सीख कर कुछ करना चाह रहे हैं या फिर ब्लेम ही करना चाहते हैं कि मुझे कोई अलॉटमेंट नहीं आता। चॉइस आपके पास है, आप इसको कैसे लें। ये चैनल को फॉलो करना न करना आपकी चॉइस है, इसको सुनना, वीडियो को न सुनना आपकी चॉइस है। लेकिन इतना मैं गारंटी से कहता हूं कि यदि आपने सुन लिया तो आपके कई नॉट्स दिमाग से खुल जाएंगे जो आपके लिए एक अच्छा आईपीओ इन्वेस्टर बनने के लिए आपको यूजफुल होंगे। तो आइए हम बात करते हैं, जुलाई में हम बात करते हैं। सबसे पहला इश्यू लिस्ट हुआ था, जो अलॉटमेंट आया था 1 जुलाई को, शिवालिक पावर का 1200 का लोट साइज था, 1200 शेयर अलॉट हुए थे, 100 रुपए का इश्यू प्राइस था और 297 रुपए में बिका, 297 में बिका और 4 अक्टूबर ये 205 रुपए बंद हुआ। यानी कि यदि मैं इसको नहीं बेचता
तो मुझे 1,10,000 रुपए का नुकसान होता। दूसरा आईपीओ था जो 2 जुलाई को लिस्ट हुआ, वो है पेट्रोकार्बन। जीवाईआर कैपिटल एडवाइजरी का इशू था, 2 जुलाई को लिस्ट हुआ, 800 शेयर का लोड था, मुझे 1600 शेयर आए थे। जो 299 मेरा सेल प्राइस था, जबकि इशू प्राइस था 171, और इसमें टोटल मुझे प्रॉफिट हुआ 2,04,000 रुपए। और यदि नहीं बेचता तो आज इसका भाव जो 299 में बेचा था उसका 243 रह गया है, यानी कि 89,000 का यदि मैं आज तक होल्ड करता तो लॉस होता। लेकिन क्या ये लॉस कहीं है? इसके बीच में कुछ 3 और आईपीओ आए थे, अलेला, ट्रॉम और क्लिंटन लेबोरेटरीज, जिसमें लगभग 50,000 से नीचे ही प्लस माइनस है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये शीट मैं आपके यहां लिंक में लगा दूंगा, आप चाहे तो डिटेल से देख सकते हैं। लेकिन उसी बीच में एक आईपीओ आया था, सतलोकर सिनर्जी, जीवाईआर कैपिटल का था, 1,000 शेयर का लोड साइज था, 2,000 शेयर मुझे अलॉट हुए थे, 140 रुपए इशू प्राइस था और 243 में हमने बेचा था। तो आप सोचिए 2,06,000 का प्रॉफिट लेके हमने बेचा, लेकिन आज उसका प्राइस 415 रुपए है। यानी मैं आज तक रखता तो 3,43,000 रुपए मुझे एडिशनल बेनिफिट होता। यानी कि यदि मैंने रूल ऑफ 5 को फॉलो किया तो मुझे नुकसान हो गया, ये मान सकते हैं आप। इसके बाद में 2 इश्यू आए थे, जो आशापुरा लॉजिस्टिक, जिसको यदि मैं नहीं बेचता तो आज 69,000 का लॉस और बढ़ जाता। यदि मैं राजपुताना इंडस्ट्रीज को नहीं बेचता तो आज 13,000 रुपए का लॉस बढ़ जाता। साथ में एक इशू आया ब्रेसपोर्ट होलानी कंसल्टेंट का था, 1600 शेयर का लोड था, 1600 अलर्ट हुए, 80 रुपए वाला मेरे 184 में बिका, आज इसका भाव सिर्फ 108 रुपए है। यानी कि यदि नहीं बेचता तो 1,20,000 का लॉस होता। क्यूवीसी एक्सपोर्ट, इसका आपको पता है कई लोअर सर्किट चले हैं, और ये इशू ऐसा था जो मैंने 86 का अलॉटमेंट 74 में बेचा, 19,200 रुपए का लॉस हुआ, और आज इसका भाव 54 रुपए है, तो 32,000 रुपए का लॉस और बढ़ जाता। तो ऐसा नहीं है कि आईपीओ इन्वेस्टर को हमेशा फायदा होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। और क्यूवीसी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें इसमें एग्जिट ही नहीं मिली कि हम 5 दिन में बेच सकें। क्यों? क्योंकि लोअर सर्किट ही पैक हुआ करता था, तो हम क्या करते? ये वैसा ही है जैसे किसानों को हमेशा फायदा नहीं होता है, कभी कभी उनकी लागत से नीचे भी फसल को बेचना पड़ता है। तो ये उसी कैटेगरी का था कि लागत के नीचे हमें बेचना पड़ा। फिर था आइडियल टेक्नोप्लास्ट, 121 का इशू, 145 में सेल किया, 24,000 प्रॉफिट, और अभी नहीं बेचते तो अभी 96 का भाव रह गया है, यानी कि इशू प्राइस से भी नीचे आ गया है। 48,000 का हमें फायदा हो गया क्योंकि हमने बेच दिया। लेकिन सारे इशू ऐसे नहीं है। इसी तरह एक इशू था रैपिड मल्टी मॉडल, ग्रेटेक्स का इशू था, 1600 शेयर का लोड था, 3200 शेयर अलॉटमेंट आया था, 84 इशू प्राइस था, 100 रुपए में हमने बेचा, यानी कि 52,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी भाव क्या चल रहा है? 66 रुपए ओनली, यानी कि यदि हम नहीं बेचते तो नुकसान होता। इसी तरह इंडिया फॉस्फेट हमें मिला और 76,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अभी भाव आ गया है 108 रुपए, जो हमने 131 से बेचा था। जेबी लेमिनेशन स्वराज शेयर्स का इशू था, 2,000 शेयर का लोड साइज, और 146 का 333 में बिका, और इस समय भाव है 251 रुपीज। इसी तरह वेडॉल सिस्टम था, 1200 शेयर का लोड था, 1200 एक लोट अलॉटमेंट आया था, 112 वाला 187 में बेचा, अभी 148 रह गया, यानी कि 46,000 लॉस हो रहा है यदि आज तक हमें रखता तो। एरन कंपोजिट हेम सिक्योरिटीज का इशू था, 1,000 शेयर का लोड था, 2,000 शेयर लोट हुए थे, 125 रुपए वाला 155 में बेचा, अभी 136 चल रहा है। लेकिन साथ में इशू आता है ट्रेवल एंड रेंटल, जो 5 सितंबर को इशू लिस्ट हुआ है। 5 सितंबर में 3,000 शेयर का लोड था, 6,000 शेयर अलॉटमेंट आए, 40 रुपए का इशू प्राइस, 81 में सेल किया, इस समय भाव चल रहा है 152 रुपए। यदि मैं होल्ड करता तो 28,000 रुपए आज और भी मिलते। बॉस पैकेजिंग 66 वाला 84 में बेचा, अभी 65 चल रहा है। जेएम ग्लोबल 61 वाला 58 में बेचा, 61 वाला 58 में बेचा, लॉस में बेचा सर, जबकि ये ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा था। लेकिन एज ए आईपीओ इन्वेस्टर रूल ऑफ 5 कहता है कि आपको लॉस में भी बेचना पड़ सकता है। नेचर विंग्स हॉलीडेज, जी हाँ, फेडेक्स का इशू था, जो 10 सितंबर को लिस्ट हुआ, 74 वाला 62 में बेचा, अभी 52 चल रहा है, यानी कि लॉस में बेचने के बाद भी अभी और नीचे आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस में बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है। नमो ई वेस्ट हेम सिक्योरिटीज का इशू है, 11 सितंबर को लिस्ट हुआ, 1600 शेयर का लोड था, 3200 शेयर अलॉटमेंट आए, 85 का इशू प्राइस था, 160 में बेचा, यानी कि 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी भाव चल रहा है 180 रुपए, अभी तक होल्ड करता तो और फायदा होता, यानी कि 67,000 का एडिशनल फायदा होता। इसी बीच में माई मुद्रा फिनकॉर्प, विजन इंफ्रा
आदित्य अल्ट्रा एंड सारे समाधान ये इशू आए, जिसमें से तीनों इशू तो प्रॉफिट में बिके, लेकिन सारे समाधान जो 74 का अलॉटमेंट था वो 71 में बेचा, यानी कि लॉस में बेचा। और इस समय इसका भाव चल रहा है 62 रुपीज, यानी कि मेरा लॉस बढ़ जाता। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जो इशू लिस्टिंग पर ही आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है या रूल ऑफ 5 में भी प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो वो मान के चलिएगा बहुत कम प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि वो आगे जाके बढ़े। और ज़्यादातर लोगों की मैंने क्या प्रॉब्लम देखी है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो प्रॉफिट में होता है वो तो बेच देंगे, लेकिन जो लॉस में होता है उसमें देखते हैं कि अपना भाव का एंजॉय करेंगे। यदि आप इस माइंडसेट से हैं तो ये मान के चलिएगा कि लास्ट में कुछ ना कुछ इशू फंस जाएंगे, जैसा कि मेरे भी अभी कुछ फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ 5 में मुझे एग्जिट ही नहीं मिली है। आइए हम देखते हैं। शुभश्री बायोटेक हेम का इशू था 16 सितंबर को, 1200 शेयर का लोट था, 2400 शेयर अलॉटमेंट हुए, 119 रुपए का इशू प्राइस, 179 में बेचा। अभी भाव चल रहा है 240 रुपए, 1.5 लाख रुपए का और प्रॉफिट होता है यदि मैंने नहीं बेचा होता तो, लेकिन हमने तो रूल ऑफ 5 फॉलो किया है। इसी तरह 5 और इशू थे जो 18 सितंबर, 24 सितंबर और 25 सितंबर को लिस्ट हुए। इनोमेट जिसने 2,61,000 रुपए दिए, 100 रुपए वाला 209 रुपए में बिका, 1200 शेयर का लोट था, 2400 शेयर में बिका, लेकिन इस समय वही 222 के आसपास चल रहा है। 209 वाला 222 के आसपास चल रहा है। पेलेट्रो ये 600 शेयर का लोट था, 1200 शेयर लोट आया, 200 वाला 288 में बेचा, अभी 279 चल रहा है, लगभग बराबर है। एनवायरोटेक सिस्टम 2000 शेयर का लोट था, 2000 ही आए, 120 रुपए में बेचा, जबकि इशू प्राइस था 56 रुपए, यानी कि 1,28,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह पैरामाउंट स्पेशलिटी 59 वाला 86 में बिका, यानी कि 54,000 का प्रॉफिट हुआ, अभी चल रहा है 78 रुपीज, यानी कि यदि नहीं बेचता तो मुझे अभी लॉस होता। तो इस तरह से टोटल देखते हैं कि टोटल 33 इशू में से 4 इशू मैंने लिस्टिंग पर भी लॉस में बेचे हैं रूल ऑफ 5 फॉलो करते हुए। और इसके अलावा यदि हम दूसरी चीज देखते हैं कि यदि मैं रूल ऑफ 5 फॉलो नहीं करता तो कितने इश्यूज में फायदा होता, और रूल ऑफ 5 फॉलो नहीं करता तो कितने इशू में नुकसान होता। यदि मैं रूल ऑफ 5 फॉलो नहीं करता तो टोटल 7 इशू में मुझे फायदा होता, जिसमें से लास्ट के इश्यूज यदि हम हटा देवें, 3 इश्यूज लास्ट के हैं उनको हटा देवें, तो 4 इशू में मुझे फायदा होता। ये 3 इशू जो लास्ट के हैं उसमें भी मुश्किल से 10,000 से 30,000 के बीच का फायदा है। तो सिर्फ 4 इशू ऐसे थे जिसमें मुझे फायदा होता यदि मैं नहीं बेचता तो, जिसमें सतलोकर है 3,43,000 रुपए, ट्रेवल एंड रेंटल 4,28,000 रुपए, नमो ईवेस्ट 67,000 रुपीज और शुभश्री 1,48,000 रुपए। तो कुल मिलाकर यदि ये 4 आईपीओ में रोक लेता तो मुझे लगभग 9,86,000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा होता यदि 4 रोक लेता। कुल मिला के बात क्या हुई कि टोटल आईपीओ में से, टोटल 33 में से 10 से 15% लिस्टिंग पर नुकसान में बिके, 10 से 15% ही ऐसे हैं जो मल्टी बैगर बने पिछले एक ही क्वार्टर में, और बाकी सब आईपीओ ऐसे थे जो केवल लिस्टिंग पर बेचने से ही फायदा हुआ, वरना फायदा नहीं होता। अब आप सोच लीजिए कि यदि 5 दिन में आपने नहीं बेचा होता और जो 4 बेस्ट विनर हैं वो आपको रोजाना नया नया प्रॉफिट दिखा रहे होते, तो आपका मन करता है इनको प्रॉफिट बुक कर लो। और जो आपने रोका वो क्यों रोका? क्योंकि लिस्टिंग से नीचे प्राइस दिखा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि इनको नहीं बेचना है। तो इनको नहीं बेचेंगे तो क्या होगा कि इनको नहीं बेचेंगे तो और नीचे जा रहे हैं। और हमने क्या देखा, सिर्फ 7 आईपीओ ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं आज, उसमें से भी लास्ट वीक के हटा दो तो ये मान लो सिर्फ 4 आईपीओ ऐसे हैं। तो इसका मतलब बेचने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसके तो आगे खेती है, आगे आ जाएगी। तो कुल मिलाकर इन सारे आईपीओ में, यानी कि 33 आईपीओ में मैंने लगभग 68 लाख का माल बेचा है। यदि मैं ये नहीं बेचता तो मेरा ये 68 लाख इन्वेस्टमेंट होता। इन 68 लाख में जो रियलाइज प्रॉफिट है वो है 38 लाख रुपए, यानी कि 68 लाख या 70 लाख में से 38 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट का हुआ है। अब तीसरी बात देखते हैं, यदि आज तक मैं इनको होल्ड करता तो मुझे ये 38 लाख का जो प्रॉफिट हुआ वो 35 लाख रह जाता और नेट में 3 लाख रुपए का लॉस होता। यदि हम इस 3 लाख को एवरेज भी मान लेते हैं, क्योंकि 68 लाख के इन्वेस्टमेंट में 3 लाख का प्रॉफिट मतलब कि कुछ नहीं हुआ, ये आधा % भी हुआ, तो ये मान लेते हैं कि हम नो लॉस नो प्रॉफिट में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या 68 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के बाद में 3 महीने बाद में क्या नो लॉस नो प्रॉफिट में रहना ठीक है, या इस 68 लाख से आईपीओ लगाकर कुछ ना कुछ अर्न करना ज़्यादा बेटर है? मैं डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर ये मेरा टोटल स्टडी है कि हमने रूल ऑफ 5 क्यों फॉलो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि लास्ट में जब मंथ एंड के बाद में जैसे ही बाजार खराब हुआ तो 3 आईपीओ ऐसे थे जो मेरे गले में फंस गए।
गले में कैसे फंसते, एक तो फोनिक्स ओवरसीज है, खांडवाला सिक्योरिटीज लीड मैनेजर था, 27 सितंबर को लिस्ट हुआ है, 64 रुपए इशू प्राइस था, लिस्टिंग प्राइस भी 64 रुपए थी, लेकिन तब से लोअर सर्किट चल रहा है और लगभग 50 रुपए आ चुका है। अब आप बताइए, 4000 शेयर मुझे अलॉटमेंट है, 60,000 रुपए के आसपास का इसमें लॉस आ रहा है। दूसरा डेक्कन ट्रांसकॉन 24 सितंबर को लिस्ट हुआ है, 108 रुपए का इशू प्राइस था, 116 रुपए में लिस्ट हुआ, लेकिन मैं इसको नहीं बेच पाया। रीजन कि उसी दिन उल्टा सर्किट लग गया, उसके बाद में कंटिन्यूस उल्टा सर्किट लग रहा है। करंट प्राइस 82 रुपए, 108 रुपए वाला 82 रुपए है, 2400 शेयर एलॉट हुए हैं, यानी कि 1,20,000 का लॉस है। जब भी होगा, जब भी खुलेगा, बेचना तो है ही। लेकिन तीसरा जो फर्स्ट एक्सीडेंट है पिछले 5 साल का, वो था ट्रैफिक सोल का, जो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ। 70 रुपए का इशू प्राइस था, 1 लाख रुपए ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, 2000 शेयर एलोटेड है और अभी तक मेरे पास पड़ा है। मैंने इन सबको मेल लिख दिया है कि एज पर योर टाइमलाइन इट शुड हैव बीन लिस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। अभी तक ये लिस्ट नहीं हुआ है, तो आई डू नॉट वांट अलॉटमेंट, मुझे रिफंड कर दीजिए, मुझे अलॉटमेंट नहीं चाहिए। तो अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप में से कुछ लोगों के पास अभी भी फंसा हुआ है, तो आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिसका फॉर्मेट मैंने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया था, कि जिस दिन मैंने मेल किया था उसी दिन डाल दिया था, इस फॉर्मेट में आप मेल दीजिए कि इन टर्म्स एंड कंडीशन में हम इन अलॉटमेंट नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है। जिस टर्म्स पे ऑफर आया था उस टर्म्स पे हम अप्लाई करना चाह रहे थे, अभी हमें नहीं करना, आप हमारा पैसा रिफंड करिए। तो हो सकता है कि रिफंड हो जाए, हो सकता है अलॉटमेंट आ जाए, तो ये भी नुकसान में बिकेगा। तो मेरे 2 लॉस के हो गए आइटम, 60,000 प्लस 60,000, 1,20,000, इसमें भी मैं मान लेता हूं कि 80,000 का लॉस हो जाएगा, तो टोटल 2 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो जो मेरा प्रॉफिट 35 लाख रुपए है, उसमें से 33 लाख रह जाएगा। तो कुल मिलाकर एक क्वार्टर में आईपीओ लगाकर मुझे इतना पैसा मिला। अब ये मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, आईपीओ इन्वेस्टर बनने का क्या फायदा। नंबर 1 कि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड का, किसी फंड का, किसी शेयर का हम देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने सिंस इंसेप्शन 30% सीएजीआर रिटर्न दिया है, एशियन पेंट ने सिंस इंसेप्शन 20% सीएजीआर रिटर्न दिया है, और कई म्यूचुअल फंड्स ने या निफ्टी ने 17% सीएजीआर रिटर्न दिया है। यदि हम इन सबको बेस माने, तो आईपीओ इन्वेस्टिंग से यदि आपको 24% सीएजीआर रिटर्न मिलता है या 25% सीएजीआर रिटर्न मिलता है, तो आप बताइए कि क्या बुरा है। जिसमें आज जब बाजार खराब है, तो मेरे पास सिर्फ 3 अलॉटमेंट पड़े हैं, जिसकी कॉस्ट वैल्यू क्या होगी, 7-8 लाख रुपए होगी, जिसमें से मैं 3 लाख रुपए तो नुकसान मान के चल ही रहा हूं, तो भी मैं फायदे में हूं या मैं कंफर्टेबल हूं। मेरे पास मेरी लिक्विडिटी पड़ी है, जो मेरी 7% एफडी का रिटर्न तो एटलीस्ट लेके आ रही है, सेविंग अकाउंट का रिटर्न लेके आ रही है। दूसरी बात, रूल ऑफ 5 रॉक्स। जी हां, ये रूल ऑफ 5 ही है जिसने हमें बचा के रखा है, या हम कंफर्टेबल बैठे हैं। अदरवाइज आप सोचिए कि सिर्फ 4 इशू ऐसे थे जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, बाकी सब तो नॉर्मल से नीचे ही है। ये 4 हमने नहीं रोके, या 4 मेरे पास अलॉटमेंट नहीं आए होते, तो मेरा क्या हाल होता। यदि मैंने नहीं बेचा होता, यदि आपने नहीं बेचा होता, तो 10 लाख रुपए का एडिशनल प्रॉफिट होता इन्हीं में। तो इसका मतलब कि जो बेचे सो निहाल, बाकी सब बेहाल। यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ले लें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है संघर्ष से सेंसेक्स तक, हाउ आई मेड 5 करोड़ रुपीज टिल सन 2000 तक, हाउ आई मेड 5 करोड़ रुपीज। ये टॉपिक है जिसमें मैंने मेरे पिताजी की बायोग्राफी लिखी है, राजाराम जी की। तो उसी किताब का एक अंश में आपके सामने एक कोटेशन, जैसे वॉरेन बफेट का कोटेशन आप पढ़ते हो ना, उसी तरह से मेरे पिताजी राजाराम जी लड्डा का एक कोटेशन आपके सामने रखता हूं कि जो भी आप बिजनेस में आपकी जितनी चाहते होती है उतनी ही शेयर बाजार से रखी जाए तो ठीक है, लेकिन यदि आप रातों रात करोड़पति बनने का कोशिश करेंगे तो विफलता ही आपके हाथ लगेगी। जी हां, यदि जितना आपको डिजर्व करते हो उतना ही चाहत रखो। यदि आप चाहते हैं कि ये बुक आप पढ़ लें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बुक जरूर पढ़िएगा। मेरा विश्वास है कि आपको पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, अमेजोन की बुक है, 299 रुपये की बुक है। हो सकता है कुछ डिस्काउंट भी अमेजोन चल रहा हो, मुझे पता नहीं, लेकिन जरूर आप एक बार पढ़िएगा। तो कुल मिला के बात ऐसी हुई, हमें जब एज आईपीओ इन्वेस्टर कुछ डिसीजन लेना होता है, नंबर 1 कौन सा विच आईपीओ टू अप्लाई। आपके लिए बहुत ईजी है कि हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको पता लगता है कि क्या अप्लाई करना है, क्या नहीं करना है, मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन फिगर क्या है, और लीड मैनेजर वगैरह और क्यूआईबी एचएनआई का पूरा डेटा हम आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी बात है कि मैक्सिमम डीमेट अकाउंट खोलें, आपके सारे फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट खोलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, माइनर हो, कॉर्पोरेट्स हो, जो भी हो खोलिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम इसमें मदद करे, आपको कुछ दिक्कत आ रही हो एचयूएफ या माइनर में, तो कॉल सेंटर का नंबर दिया हुआ, आप खोल सकते हैं। तो दूसरा एज आईपीओ इन्वेस्टर आपके पास होगा। तीसरा, आपको चाहिए फंड्स तो डेफिनेटली आपको ही जनरेट करना है। फिर वो कैसे भी जनरेट करें, जैसे सपोज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि ओडी अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, या सिक्योरिटीज है, म्यूचुअल फंड है, तो लेस
की बात कर रहा हूं, लेकिन ओडी फॉर्मेट में लेना है, उसको लेकर आईपीओ में काम कर सकते हैं। यदि आप 9.5% में भी अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में ओडी लेकर आईपीओ लगाते हैं तो आईपीओ के केस में 7% तो आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी मिल जाता है, तो 2-2.5% का ही आपकी कॉस्ट है। उस कॉस्ट को आप आराम से रिकवर कर सकते हैं, इस तरह से आप फंड जनरेट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है कि मेरे पास 50 लाख रुपए है, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो और एसएमई आईपीओ लगाना है, तो मैं क्या 10 नाम से लगाऊं, एक नाम से लगाऊं, 9 नाम से रिटेल लगाऊं या एचएनआई लगाऊं? तो इस बारे में मैं डिटेल से वीडियो दोबारा से पोस्ट कर दूंगा। हालांकि एक मैंने बनाया है, लेकिन उसमें भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो समझाना जरूरी है, वो मैं किसी और वीडियो में समझा दूं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हो गया सेल रूल। सेल रूल आपको दिया हुआ है, रूल ऑफ 5। जी हाँ, वर्ड में किसी ने नहीं बनाया है, रूल ऑफ 5 आपके पास में है, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। तो ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हमारी टीम करे तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो आपकी लीन की प्रोसेसिंग भी करा सकती है। और हाँ, एक बार म्यूचुअल फंड आ गया, लीन हो गया, तो आप फ्री हैं। और आज जब आईपीओ नहीं है तो वो ओडी को हमें यूज नहीं करना है, हम कंफर्टेबल हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग। अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।